भारत की आज़ादी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के हर राज्य रजवाड़े को आज़ाद भारत देश का हिस्सा बनाने के लिए जितनी कोशिश सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की होगी, उतनी कोशिश शायद ही दुनिया के किसी भी नेता ने अपने देश के निर्माण में की होगी। इस कारण भारत के हर राज्य के बनने की कहानी भी अलग अलग है। और इससे पहले पिछले कई वीडियो में हमने तेलंगाना, पौंडीचेरी और गोवा जैसे कई राज्य का निर्माण और उनके इतिहास की कहानियों को आपके सामने पेश किया था। तो आज एक बार फिर हम आपके सामने एक ऐसे ही राज्य के भारत में मिलने के इतिहास को लेकर आए हैं, जो राज्य अपनी खूबसूरती, पोशाकों और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। और ये राज्य है भारत का नागालैंड राज्य, जो भारत के मैप में पूर्वोत्तर में यहाँ पर आता है, जिस राज्य में भारत की सबसे विविध जनजातियां रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड भारत का वो राज्य है जहां पर घूमने के लिए आपको इनर परमिट की जरूरत होती है, जो नागालैंड सरकार खुद ही जारी करती है। यानी अगर आप किसी दूसरे राज्य के हैं तो बिना नागालैंड सरकार की परमिशन के बगैर आप नागालैंड में घूम नहीं सकते हो। लेकिन नागालैंड में ऐसा क्या है कि यहाँ पर घूमने के लिए इनर परमिट की जरूरत होती है, वो आगे विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा नागालैंड भारत का वो राज्य है जहाँ पर भारत के खिलाफ आज भी अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं और इन अलगाववादी नेताओं की खुद की सेना और उनका खुद का मुख्यालय भी मौजूद है। वहीं नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन भारत का सबसे पुराना अलगाववादी आंदोलन माना जाता है, जो अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ था। साथ ही भारत की आज़ादी से एक दिन पहले ही नागालैंड के नेताओं ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और उसके बाद से भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन विद्रोह होने के बाद भी आज नागालैंड भारत का सबसे तेजी से विकसित होने वाला पूर्वोत्तर राज्य है। तो सवाल यह है कि नागालैंड के अलगाववादी नेता भारत सरकार के खिलाफ क्यों हैं और यह नागालैंड कब और कैसे भारत का हिस्सा बना था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि नागालैंड भारत का हिस्सा कैसे बना था, नागालैंड का भूगोल और उनकी संस्कृति कैसी है, क्यों नागालैंड जाने के लिए इनर परमिट की आवश्यकता होती है, क्यों नागालैंड में आज भी अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी कोहिमा है, लेकिन दीमापुर शहर नागालैंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा नागालैंड अपनी सीमाओं को पश्चिम में असम राज्य के साथ, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के साथ, पूर्व में म्यांमार देश के साथ और दक्षिण में मणिपुर राज्य से साझा करता है। नागालैंड राज्य का क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या मात्र 2.2 मिलियन के करीब ही है। इस कारण इसे भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक भी गिना जाता है। और नागालैंड को भारत का स्विट्जरलैंड कहने के साथ भारत का अफ्रीका भी कहा जाता है, क्योंकि इस छोटे से राज्य में कुछ 40 से ज्यादा जनजातियां और 16 प्रमुख जनजातियां निवास करती है और यहाँ 80 भाषाएं बोली जाती है। साथ ही प्रत्येक जनजाति के अपने अलग अलग रीति रिवाज, भाषा और पोशाकें बाकी जनजातियों से अलग अलग है। इस कारण नागालैंड में जनजातियां अलग अलग प्रकार से जीवन यापन करना पसंद करती है और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार से लड़ने तक को तैयार रहती है। इस कारण कई बार नागालैंड में अशांति फैल जाने की खबरें आती रहती है और इतिहास में साल 1946 से 1960 के दौर में नागालैंड में कुछ ज्यादा ही अशांति फैली हुई थी, जिससे इस राज्य के आर्थिक विकास पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। लेकिन वर्तमान समय में नागालैंड की सालाना आर्थिक विकास दर 10% के करीब है। इस कारण नागालैंड पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बन गया है। फिर नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है और यहाँ अंग्रेजी सामान्य तौर पर भी बोली जाती है। इसके अलावा नागालैंड भारत के उन 3 राज्यों में से एक है जहाँ पर ईसाई धर्म के अनुयायी बहुमत में मौजूद है, यानी एक ईसाई बहुल राज्य है। फिर भूगोल की बात करें तो नागालैंड में असम घाटी के किनारे बसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है। तभी तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का मात्र 9% हिस्सा ही समतल जमीन है, बाकी 91% पहाड़ियां है, जिसमें नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामाती भी है, जो समुद्र तल से 3,840 मीटर ऊंची है। जो पहाड़ियां नागालैंड और म्यांमार के बीच प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इसके अलावा नागालैंड
भारत के उन राज्यों में से एक है जहां पर वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता पाई जाती है। और ऐसे विविधताओं से भरे हुए राज्य का भारत के साथ मिलने की कहानी भी ऐसे ही विविधताओं से भरी हुई और रोचक है। असल में नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1964 के दिन भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी, लेकिन नागालैंड का कोई भी इतिहास हमें लिखित रूप में नहीं मिलता है। इस कारण इस राज्य के इतिहास के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। जब भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के अधीन था, उस समय में नागालैंड राज्य थिबोमई और थिम्बोंग जिलों के अंतर्गत इस मणिपुर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन साल 1816 में इस म्यांमार देश के द्वारा भारत के इस असम राज्य पर आक्रमण किया गया और साल 1819 में असम समेत यह नागालैंड भी म्यांमार शासन के अधीन आ गया था। और म्यांमार शासन के समय नागालैंड के लोगों को काफी उत्पीड़ित किया गया था। इस कारण इस म्यांमार शासनकाल को नागालैंड के इतिहास का सबसे पीड़ित काल भी माना जाता है। लेकिन फिर साल 1826 में अंग्रेजों ने इस असम राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और धीरे धीरे नागालैंड पर भी अंग्रेज अधिकार करने लगे। और साल 1881 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधुनिक नागालैंड पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। लेकिन नागालैंड का पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी ये तुयेनसांग अभी तक अंग्रेजों के अधीन नहीं आया था, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादा जनजातियां रहती थी जो अपनी आजादी के लिए मरने तक को तैयार थी। इस कारण भारत के आजाद होने तक यह क्षेत्र पूरी तरह से आजादी रहा था। और जानकर आपको हैरानी होगी कि नागालैंड भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अंग्रेज कभी भी पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाए थे। लेकिन साल 1892 में नागालैंड के जिन हिस्सों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, उसे इस असम के क्षेत्र में शामिल कर दिया गया और फिर बंगाल का एक प्रांत बना दिया गया। लेकिन नागालैंड के लोग किसी बाहरी शासन की गुलामी में नहीं आना चाहते थे। इस कारण धीरे धीरे इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाना शुरू कर दिया और जिसके बाद नागालैंड के जनजातीय लोगों ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया जो अभी तक चल रहा है। इस कारण तो यह भारत का सबसे पुराने समय से चला आ रहा विद्रोह भी माना जाता है। इसके बाद जब साल 1915 के आसपास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने नागा लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए यूरोप भेजा था, तब नागा लोग युद्ध खत्म होने के बाद जब भारत वापस आए तो अपने साथ वे दुनिया भर का ज्ञान भी अर्जित करके आए थे। जिसके बाद साल 1918 में नागा क्लब गठित किया गया जो नागा लोगों के द्वारा सरकार के खिलाफ प्रतिरोध का पहला संकेत था। और साल 1929 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो नागा क्लब ने साफ साफ कह दिया कि नागा लोगों को स्वतंत्र अधिकार चाहिए और हम एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा चाहते हैं। लेकिन नागा हिल्स यानी नागा क्षेत्र को असम के तहत एक बहिष्कृत क्षेत्र बना दिया गया और इस पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्यपाल के प्रशासन हेतु छोड़ दिया गया। लेकिन फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद नागा लोगों को बाहरी दुनिया से बातचीत करने का एक और मौका मिल गया और धीरे धीरे नागालैंड के अलग अलग जनजाति दुनिया और भारत के बाकी क्षेत्रों के संपर्क में आने लगी। साथ ही नागा लोगों ने शिक्षा के महत्व को भी समझा और आत्मसम्मान के लिए लड़ने के लिए दूसरी जनजातियों को भी प्रोत्साहित किया, जिससे नागा लोगों की एक समेकित पहचान बनी। तभी तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंगामी जापो फिजो नागालैंड के एक उग्र नेता बनकर उभरे जो एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने के लिए नागालैंड में सबसे लोकप्रिय नेता हुए। इस कारण आज भी अंगामी जापो फिजो को नागा जनजाति के पिता के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि साल 1940 में अंगामी जापो फिजो ने नागा नेशनल काउंसिल यानी एनएनसी का गठन किया। और जब अंग्रेज हुकूमत भारत से भाग रही थी और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने वाली थी, उसके एक दिन पहले ही इन एनएनसी ने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और एनएनसी ने इसके बारे में नई दिल्ली की सरकार और अंग्रेज सरकार को भी सूचित कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार अगर नागालैंड की स्वतंत्रता की मांग को मान लेती तो भारत की बाकी 500 से ज्यादा रियासतों की स्वतंत्रता की मांगों को भी भारत सरकार को मानना पड़ता और सभी रियासतों को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देना पड़ता। तो ऐसा ना हो, इस कारण भारत सरकार ने नागालैंड को अलग देश बनाने की बात नहीं मानी और एनएनसी के साथ समझौता करने की शुरुआत कर दी, जिसके बाद फिजो के नेतृत्व में नागा अलगाववादी आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका था। क्योंकि पाकिस्तान के अलग देश बनने की सफलता ने 16 मई 1951 को फिजो के नेतृत्व में एनएनसी ने एक जनमत संग्रह कराया ताकि एक अलग नागा राष्ट्र के लिए नागाओं के बीच समर्थन प्राप्त किया जा सके।
जिसमें 99% नागाओं ने अंगूठे के निशान के माध्यम से एक संप्रभु नागा राष्ट्र की इच्छा व्यक्त की। जिसके बाद एनएनसी ने भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए और यह भारत का सबसे पुराना सशस्त्र विद्रोह बन गया, जो आज भी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद 22 मार्च 1952 में अंगामी झापू फिजो ने नागालैंड फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी की स्थापना की, जिसे पूर्वी पाकिस्तान और म्यांमार से सपोर्ट मिल रहा था। जिसके बाद भारत सरकार ने इन विद्रोह को कुचलने के लिए देश की सेना भेज दी और सेना का अभियान इन अलगाववादी आंदोलन के विरुद्ध चलता रहा। जिसके बाद भारत सरकार ने साल 1958 में सशस्त्र बल यानी विशेष अधिकार अधिनियम लागू कर दिया और इस दौरान भारत सरकार और नागा जनजातियों के बीच में वार्तालाप का दौर शुरू हो चुका था, जिस दौरान नागा हिल्स तुयनसांग क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसमें असम की नागा हिल्स और असम क्षेत्र के नागा जनजाति वाले क्षेत्रों को जोड़ा गया और इसके बाद तुयनसांग को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर भी इस क्षेत्र में अशांति बनी ही रही थी। इसके बाद अप्रैल 1962 में विध्वंसक गतिविधियों के दमन, आवश्यक आपूर्ति और सैन्य आवश्यकताओं के नियंत्रण के लिए नागालैंड सुरक्षा विनियमन 1962 को पारित किया गया। फिर अगस्त 1962 में नागालैंड राज्य बनाने के लिए भारतीय संसद में एक विधेयक पेश किया गया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1 दिसंबर 1963 को कोहिमा में नागालैंड राज्य का उद्घाटन किया और नागालैंड भारत का 16वां राज्य बन गया। लेकिन सरकार और नागा अलगाववादी नेता आज भी चौधापूर्ण समाधान पर नहीं पहुंचे हैं। एनएनसी आज भी कोहिमा से बाहर एक छोटे समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी आईएम के तौर पर काम कर रहा है और नागालैंड में हिंसक गतिविधियां अधिक होने के कारण भारतीय पर्यटक और विदेशी पर्यटकों को नागालैंड जाने के बाद नागालैंड में घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि नागालैंड कैसे भारत का हिस्सा बना था। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।